Welcome to this concept explainer, brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिस्कस करेंगे। प्रॉमिस है इस चर्चा के बाद ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाएगा कि डर बिल्कुल खत्म और कॉन्सेप्ट्स एग्जाम तक ही नहीं लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। कभी सोचा है कि जब एक कार मैकेनिक बैटरी चेक करने के लिए वो मीटर लगाता है तो उसकी सुई यानी नीडल अचानक से कैसे मूव कर जाती है? या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ईसीजी मशीन पर हार्ट की इतनी कमजोर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैसे मेजर कर लेते हैं? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है। स्पेशली वो सुई का मूव करना, ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो कि एक तार में करंट डाला और एक सुई घूम गई। मैनोमीटर ये इतना सेंसिटिव डिवाइस है कि ये सिर्फ बैटरी का करंट ही नहीं बल्कि वीक रेडियो सिग्नल से लेकर हमारे ब्रेन और हार्ट के बायोमेडिकल सिग्नल्स तक सब कुछ डिटेक्ट कर सकता है। चलो आज इसकी वर्किंग को बिल्कुल जीरो से अनपैक करते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल पर सोचो तो गैल्वेनोमीटर का बस एक काम है, करंट को डिटेक्ट करना। इसके दिल में एक पतले तार की कॉइल होती है जिसे दो पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में बहुत नाजुक तरीके से सस्पेंड किया जाता है यानी लटकाया जाता है। ओके, तो एक कॉइल है जो दो मैग्नेट्स के बीच में लटक रही है, पर इससे करंट का पता कैसे चलता है? मतलब वो घूमती क्यों है और हमें कैसे पता चलता है कि कितना घूमना मतलब कितना करंट? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी क्यों को समझने के लिए एक एनालॉजी सोचो। इमेजिन करो एक पार्क में बच्चा झूले पर स्विंग पर बैठा है। ये झूला हमारी कॉइल है। अब तुम उस झूले को धक्का देते हो। ये धक्का यानी पुश हमारा करंट है। ओके, तो पुश इज करंट और द स्विंग इज द कॉइल। सिंपल है। एग्जैक्टली। जितना जोर से पुश करोगे यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ऊंचा झूला जाएगा यानी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। पर झूला हमेशा के लिए तो नहीं घूमता रहता ना। नहीं। बच्चा अपने पैरों से जमीन रगड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। ये जो रोकने वाली फोर्स है वो ही हमारे गैल्वेनोमीटर में एक स्प्रिंग का काम है। जब तुम्हारा पुश और बच्चे की रोकने वाली फोर्स बराबर हो जाती है, झूला एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर रुक जाता है। वो ही हमारी रीडिंग है। अच्छा, तो करंट घुमाने की कोशिश करता है और स्प्रिंग उसे वापस लाने की, और जब दोनों की ताकत बराबर हो जाती है तब हमें रीडिंग मिलती है। बिल्कुल सही। अब इसका एक मेंटल पिक्चर बनाओ। एक छोटा सा रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिस पर कॉपर की वायर लपेटी हुई है। ये हमारी कॉइल है। ये एक पतले धागे जैसे स्प्रिंग, जिसे फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं, से दो सी शेप्ड यानी कॉनकेव पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में लटक रहा है। ओके, आई एम इमेजिनिंग अ सस्पेंडेड फ्रेम बिटवीन टू कर्व्ड मैग्नेट्स। परफेक्ट। अब जैसे ही करंट इस फ्रेम में एंटर करता है, इसकी लेफ्ट और राइट साइड की वायर्स पर ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ बिल्कुल, एक साइड ऊपर तो दूसरी साइड नीचे। ये दोनों फोर्सेस मिलकर उसे एक टॉप यानी लट्टू की तरह घुमा देते हैं। इस ट्विस्ट को ऊपर लगा स्प्रिंग रोकने की कोशिश करता है। बस जब मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का रीस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस हो जाते हैं, कॉइल रुक जाती है। उस पर लगी सुई पॉइंटर हमें स्केल पर रीडिंग दे देती है। तो चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल विद मेनी टर्न्स फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. A spring provides a counter torque K-phi that balances the magnetic torque NIAB, resulting in a steady angular deflection phi. Formula है in equilibrium K-phi is equal to NIAB और final deflection है phi is equal to NABK upon I. इसमें ये N, I, A, B और K क्या हैं? और ये यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से अलग क्यों है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये सारे टर्म्स ही इस डिवाइस का पूरा राज है। चलो इस फॉर्मूला को 5 सिंपल स्टेप्स में बनाते हैं। स्टेप 1, हम कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखते हैं। पर जैसा तुमने पूछा, ये रेडियल है। मैग्नेट्स को कॉनकेव शेप में काटा जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक सर्कल के रेडियस की तरह कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहें। लेकिन इसका फायदा क्या है? ऐसा स्पेशल फील्ड क्यों चाहिए? इसका फायदा ये है
कि कॉइल चाहे किसी भी एंगल पर घूमे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही रहता है। इससे कॉइल पर लगने वाला टॉर्क हमेशा मैक्सिमम यानी NIB रहता है। इसके बिना हमारा डिफ्लेक्शन यानी फाई सीधा सीधा करंट I के प्रोपोर्शनल नहीं होता और स्केल लीनियर नहीं बनता, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता। हो, तो ये एक क्लेवर डिजाइन ट्रिक है स्केल को सिंपल और लीनियर रखने के लिए। गॉट इट? एग्जैक्टली। स्टेप 2, जब इस कॉइल से करंट I पास होता है, जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और एरिया A है, तो पिछले टॉपिक टॉर्क ऑन अ करंट लूप के अकॉर्डिंग इस पर एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है। फॉर्मूला है T मैग्नेटिक इज इक्वल टू NIAB। स्टेप 3, जैसे ही कॉइल घूमती है उससे जुड़ा हुआ स्प्रिंग भी ट्विस्ट होता है। इस ट्विस्ट के कारण स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग टॉर्क यानी वापस लाने वाला टॉर्क पैदा होता है। ये होता है T रिस्टोर इज इक्वल टू K फाई। यहाँ फाई है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और K है स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट। के यानी टॉर्शनल कांस्टेंट, ये क्या चीज है? इसको स्प्रिंग की जिद या स्टबर्ननेस समझ लो। एक स्प्रिंग जिसका K हाई होता है वो बहुत जिद्दी या स्टिफ होता है, उसे ट्विस्ट करना मुश्किल होता है, और जिसका K लो होता है वो आसानी से ट्विस्ट हो जाता है। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के लिए हमें कम जिद्दी वाला स्प्रिंग चाहिए, यानी K की वैल्यू कम होनी चाहिए। राइट, कम के यानी स्मॉल करंट के लिए भी ज्यादा ट्विस्ट। सही है। परफेक्ट। अब स्टेप 4, एक पॉइंट आता है जब कॉइल का मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाते हैं। यही इक्विलिब्रियम है, NIAB इक्वल्स टू K फाई। इस पॉइंट पर कॉइल और घूमना बंद कर देती है। और लास्ट में स्टेप 5, बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करो और हमें मिलता है फाई इक्वल्स टू NABKI। देखा, डिफ्लेक्शन एंगल फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। यही इस डिवाइस की खूबसूरती है। वाओ, तो ये फॉर्मूला सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये एक अच्छा गैल्वेनोमीटर डिजाइन करने की रेसिपी है। अगर हमें एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस चाहिए जो छोटे से करंट I के लिए भी बड़ा डिफ्लेक्शन फाई दे, तो हमें N, A और B को बढ़ाना पड़ेगा और K को कम से कम रखना पड़ेगा, है ना? तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। ये डिजाइन प्रिंसिपल है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये पिछले टॉपिक यानी टॉर्क ऑन अ करंट लूप का ही एक डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पर एक सवाल है, ये डिवाइस तो माइक्रो एम्पियर्स में करंट नापता है, बहुत सेंसिटिव है। अगर मुझे एक सर्किट का मेन करंट जो शायद 1 एम्पियर या 2 एम्पियर हो वो नापना हो तो क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट लगा देंगे तो इसकी कॉइल तो जल जाएगी। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। तो इस डेलिकेट डिवाइस को बड़े करंट्स के लिए यूज कैसे करते हैं? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एमीटर का। हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाली वायर, जिसे शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं। शंट? पैरेलल में? ऐसा क्यों? इसको ऐसे समझो, एक शहर की पतली सड़क है यानी गैल्वेनोमीटर, जिस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं जा सकता। तो हम उसके बगल में एक वाइड 6 लेन बाईपास यानी शंट बना देते हैं। अब जब टोटल ट्रैफिक यानी टोटल करंट आता है तो ज्यादातर ट्रैफिक बाईपास से निकल जाता है और बहुत थोड़ा सा ट्रैफिक ही शहर की सड़क से जाता है। इससे शहर की सड़क पर जैम भी नहीं लगता। वैसे ही ज्यादातर करंट लो रेजिस्टेंस शंट से निकल जाता है और सिर्फ एक छोटा सा नोन फ्रैक्शन ही गैल्वेनोमीटर से पास होता है। अच्छा, तो वो सेफ रहता है? हाँ, इससे वो सेफ रहता है और हम टोटल करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रिलियंट एनालॉजी। तो शंट एक बाईपास है करंट के लिए, और अगर वोल्टेज मेजर करना हो तब क्या करते हैं? उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। वोल्टेज 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मेजर होता है यानी पैरेलल में, और हम चाहते हैं कि हमारा वोल्ट मीटर सर्किट से ना के बराबर करंट ले ताकि ओरिजिनल वोल्टेज डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। एक मिनट, इस बार हाई रेजिस्टेंस और वो भी सीरीज में? ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, जब टोटल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा तो वोल्ट मीटर बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा। ओम्स लॉ याद है? I = VR,
आर बहुत हाई तो आई बहुत लो। इससे वो सर्किट को डिस्टर्ब किए बिना एक्यूरेट वोल्टेज रीडिंग दे पाएगा। समझ गई। सो एमीटर के लिए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल यानी शंट ताकि करंट बाईपास हो, और वोल्ट मीटर के लिए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज ताकि डिवाइस कम से कम करंट ले। एग्जैक्टली। चलो अब दो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं और अपने मार्क्स लूज करते हैं। इन्हें साइलेंट किलर्स कहते हैं। पहली गलती, रॉन्ग आइडिया। गैल्वेनोमीटर से डायरेक्टली वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि मीटर है तो सब कुछ मेजर करेगा। करेक्ट आइडिया। गैल्वेनोमीटर फंडामेंटली सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट डिटेक्ट करता है। वोल्टेज मेजर करने के लिए इसके साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, तब ये वोल्टमीटर बनता है। ओह, मतलब अगर एग्जाम में पूछा कि गैल्वेनोमीटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो आंसर टू डिटेक्ट स्मॉल करंट से ही लिखना है। ये अपने आप में वोल्टमीटर नहीं है। बिल्कुल। दूसरी गलती, रॉन्ग आइडिया। गैल्वेनोमीटर को चेक करने के लिए सीधा बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट आइडिया। कभी नहीं। गैल्वेनोमीटर एक बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है। डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करने पर जो हैवी करंट फ्लो होगा वो इसकी पतली सी कॉइल को हमेशा के लिए जला देगा। रिमेंबर, गैल्वेनोमीटर्स आर फॉर माइक्रो एम्पियर करंट्स। गॉट इट। इट्स लाइक अ वेरी सेंसिटिव ज्वेलर्स स्केल। उससे आप हीरा तोल सकते हो, आलू की बोरी नहीं, वो टूट जाएगी। परफेक्ट एनालॉजी। अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक मेमोरी एंकर यूज करते हैं। वही झूले वाली एनालॉजी। जब भी गैल्वेनोमीटर के बारे में सोचो, एक बच्चे को झूले पर इमेजिन करो। तुम्हारा पुश है करंट, झूले की हाइट है डिफ्लेक्शन, और बच्चे का पैरों से जमीन रगड़कर झूले को रोकना है स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क। ये पिक्चर कभी नहीं भूलने देगी। सही है, ये इमेज अब दिमाग में फिक्स हो गई है। और एक फिजिकल जेस्चर भी है। अपने हाथ को फ्लैट रखो जैसे ये कॉइल का प्लेन है। अब अपनी कलाई यानी रिस्ट को ट्विस्ट करो। ये ट्विस्ट मैग्नेटिक टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ट्विस्ट। ये ट्विस्टिंग एक्शन फिजिकल मेमोरी बन जाएगी। करके देखो, I = 0 तो नो ट्विस्ट, I बढ़ाया तो ट्विस्ट शुरू हुआ। तो इस पूरी चर्चा को 3 पॉइंट्स में समराइज करते हैं फॉर अ क्विक रिवीजन। पॉइंट 1, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अ करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट 2, इसमें कॉइल का डिफ्लेक्शन एंगल यानी फाई उससे पास हो रहे करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वजह है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और इसी वजह से इसका स्केल लीनियर होता है और रीडिंग लेना आसान होता है। हाँ। और पॉइंट 3, गैल्वेनोमीटर अपने आप में सिर्फ स्मॉल करंट्स माइक्रो एम्पियर रेंज के डिटेक्ट करता है। इसे एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। एमीटर के लिए लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल और वोल्टमीटर के लिए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। बिल्कुल सही। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचो अगर उस स्प्रिंग का रीस्टोरिंग टॉर्क एंगल के प्रोपोर्शनल यानी k फाई ना होकर एंगल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता यानी k फाई स्क्वायर, तो क्या गैल्वेनोमीटर काम करता? क्या तब भी स्केल लीनियर रहता और उसे करना आसान होता? इस पर सोचना। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट profsam.com। That is PROF Sam, right? Yes, PROFSAM.com। मिलते हैं अगली चर्चा में। कीप लर्निंग।